मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 24th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं दो टाइप के, और जिनमें एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है डायरेक्ट। अगर आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज आप इसको ध्यान से समझे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है। जब तक आप समझ नहीं पाते हैं तब तक ये क्वेश्चन आपके लिए टफ लगता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक पॉइंट और एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मुझे पहले आपको उस कंसेप्ट के बारे में बताना होगा, उस पॉइंट को जो आपको ध्यान रखना है उस पॉइंट के बारे में बताना होगा, ताकि आप उस पॉइंट को ध्यान रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन वाइज ही चलें, तो क्वेश्चन है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% एंड द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि जो इनकम टैक्स जो था ना, वो इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स अगर वो 19% बढ़ जाता है, इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय में 1% की कमी आती है। तो बताइए कि इनकम टैक्स का जो रेट था वो कितना था। जैसे आप यहां पर समझिए इस पॉइंट को पहले कि इनकम टैक्स देने से पहले आपकी तो इनकम होगी कुल। देखिए आप यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इनकम टैक्स यानी टैक्स की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं नेट इनकम। नेट इनकम क्या होती है? इनकम टैक्स यानी टैक्स हुआ, नेट इनकम हुआ और इनकम, इन तीन में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात तो यह कि आपकी टोटल एक तो आपकी इनकम होती है, ये आपका पॉइंट है जो आपको समझना है। आपकी कुछ ना कुछ इनकम होगी। अब अगर आपकी इनकम होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर आपकी इनकम होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, और जब आप टैक्स पे करेंगे तो उसके बाद जो बचेगा टैक्स पे करने के बाद वो आपकी नेट इनकम। तो नेट इनकम आपकी जो शुद्ध आय होती है वो आपकी इनकम में से टैक्स निकालने के बाद जो बचता है वो आपकी शुद्ध आय होती है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि नेट इनकम क्या है, तो नेट इनकम आपका जो होता है वो टोटल इनकम, जो भी आपकी टोटल इनकम है, आय है, उस आय में से जो टैक्स आपने पे किया, तो जो टैक्स है अगर वो निकाल दें तो निकालने के बाद जो बचता है वो आपका क्या होता है? नेट इनकम। नेट इनकम मतलब शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब टैक्स हटाने के बाद जो आपके पास आय बची, सरकार का उसमें कोई पार्ट नहीं है, अब आप उसका यूज कर सकते हैं कहीं भी कुछ सामान खरीदने के लिए। सरकार आपको उसके लिए मनाही नहीं करेगी। अब आप आ जाइए यहां पर, मैंने इसको इस तरीके से लिखा कि आपकी टोटल इनकम होती है, इनकम में से आप टैक्स पे करते हैं और टैक्स हट जाए तो नेट इनकम बचता है। मतलब इनकम में से टैक्स हटा दे तो जो आपका बचता है वो होता है आपका शुद्ध आय, नेट इनकम। तो अगर इसी पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझे और क्लियरली अगर ध्यान से समझेंगे ना तो आपको दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। मतलब आपकी जो इनकम होती है वो क्या होती है। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि बताइए नेट इनकम कितना, तो नेट इनकम कैसे मिलेगा, यहां से आपको समझ में आया होगा कि नेट इनकम आपका मिलता है वो इनकम में से, इनकम जो होती है उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो आपका आता है क्या है, वो क्या बोला जाता है, वो नेट इनकम बोली जाती है, वो शुद्ध आय बोली जाती है। मतलब अगर हमसे बोला जाए कि इनकम कितना होगी, तो इनकम हमारी जो होती है ना, इनकम बराबर, इनकम जो हमारा निकल के आएगा वो इनकम के लिए हमें क्या करना होगा, इनकम इज इक्वल टू, इधर लाके ऐड कर लीजिए, यानी नेट इनकम, इनकम जो आपका होता है वो शुद्ध आय जो आपके पास है प्लस जो टैक्स पे किया है वो मिला करके, यानी इनकम बराबर नेट इनकम प्लस टैक्स, इनकम बराबर नेट इनकम प्लस टैक्स। अच्छा, इसी पॉइंट से रिलेट करके आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना जो पॉइंट बताने जा रहा हूं। पहली बात कि आपकी जो इनकम होगी उस इनकम में से आप पे करेंगे टैक्स, और टैक्स पे करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा नेट इनकम। इनकम में से टैक्स माइनस कर दीजिए तो आपका नेट इनकम बचेगा। तो मैं पहले नेट इनकम लिख दे रहा हूं, नेट इनकम, और दूसरा पार्ट मैं लिख दे रहा हूं टैक्स। अच्छा, अगर आपकी इनकम की बात की जाए तो नेट इनकम और प्लस टैक्स आपका जो हो जाता है वो हो जाता है इनकम। इनकम कितना होता है? इनकम आपका होगा नेट इनकम प्लस टैक्स। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से समझे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और सबसे आसान है क्योंकि परसेंटेज की बात की जाए तो 100 के अकॉर्डिंग सोचना ही सबसे आसान होता है। 100 के अकॉर्डिंग सोचने पर बड़ी आसानी से समझ में आता है, इसलिए मैंने कहा एक एग्जांपल ले रहा हूं क्वेश्चन को हटा करके।
कि मैंने कहा कि मेरी इनकम जो थी वो 100 थी। मैं दो तरीके की बात करूंगा यहां पर, उन दो तरीकों में से जो बेहतर तरीका लगे वो आप अप्लाई करना, नहीं तो रट्टा मार व्यवस्था तो सीधा सीधा है। जो स्मॉलर वैल्यू है, जो नेट इनकम का परसेंटेज है वो ऊपर लिखो। डायरेक्ट की बात करें तो नेट इनकम का परसेंटेज ऊपर लिखो और इन दोनों का सम कर दो नीचे, यानी 19 + 1 × 100 = 5%। ये रट्टा मार कुछ नहीं आप कर सकते, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो ये रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है कि हम सीधा सीधा रट्टा मारने के लिए एक फॉर्मूला बना दिए कि नेट इनकम में परसेंटेज चेंज जो होगा वो ऊपर, और नेट इनकम का परसेंटेज चेंज और टैक्स का परसेंटेज चेंज का सम नीचे, और × 100 किया और आपका आंसर आ गया रेट ऑफ टैक्स। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आप खुद करना स्टार्ट कर देंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा आप विधिवत करते नहीं है लिख लिख करके, मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरा लिख करके समझा रहा हूं एक एक स्टेप। तो आइए आपके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। मतलब अगर आपको डायरेक्टली करना है तो नेट इनकम का परसेंटेज ऊपर और दोनों का सम नीचे × 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि इनकम 100 थी, तो जो इनकम होती है वो नेट इनकम और टैक्स मिला करके होती है। मैंने कहा कि जो 100 इनकम थी उसमें मैंने टैक्स पे किया 40। अगर हमारी इनकम 100 है उसमें मैंने टैक्स 40 दिया, अगर टैक्स 40 दिया तो नेट इनकम कितना होगी, तो आप कहेंगे कि 100 में से 40 टैक्स चला गया तो नेट इनकम हो गई 60। अगर 60, अगर अब देखिए यहां से तो नेट इनकम में से इनकम में से अगर मैं टैक्स हटा दूं 40 तो बचेगा जो वो नेट इनकम कितना हुआ 60। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा जो इनकम था वो सेम रहा, मतलब सेम रहा का हम कह सकते हैं कि उतना ही रहा जितना पहले, इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब होगा क्या कि अगर इनकम में कोई चेंज नहीं बोला गया, यहां भी क्वेश्चन में इनकम में कोई चेंज नहीं बोला गया है, तो अगर आपकी इनकम वही है लेकिन टैक्स के बढ़ने की वजह से अगर आपसे बोला जा रहा है कि टैक्स बढ़ रहा है और नेट इनकम कम हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि टैक्स जो था, अगर टैक्स जो था वो बढ़ गया, मैंने कहा कि टैक्स जो था वो बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो मैंने आपको कहा कि 10 रुपए बढ़ गया टैक्स। टोटल 100 रुपए था, 60 नेट इनकम, टैक्स 40, इनकम सेम रहा लेकिन टैक्स 40 की जगह 10 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 50 हो गया, टैक्स आपका 10 रुपए बढ़ गया। अच्छा, यहां पर पॉइंट समझने वाली बात यह है कि अगर टैक्स 10 रुपए बढ़ा है तो जो नेट इनकम है वो कितना कम होगी। तो आपको पता है कि ये जो टोटल आपका इनकम आता है वो नेट इनकम और टैक्स दोनों जोड़ करके आता है। तो आप चाहते हो कि इस पूरे रिजल्ट में, किस पूरे रिजल्ट में, जो आपका ये रिजल्ट है इस रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो, मतलब इनकम कोई चेंज नहीं है। तो अगर आप इसको 5 रुपए बढ़ाओगे तो इसको 5 रुपए घटाना पड़ेगा, इसको अगर 10 रुपए बढ़ाओगे तो इसको 10 रुपए घटाना पड़ेगा, ताकि फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो। तो जैसे अगर आप देख भी सकते हैं कि 40 से 10 बढ़ा तो 50 हो गया, और अगर 50 हो गया, 100 इनकम में से 50 अगर आप हटा दें तो जो उसकी नेट इनकम हुई कितनी बची, 50 बची। तो आप यहां 10 बढ़ा रहे हैं टैक्स को, तो नेट इनकम कितना कम हो गई, पहले से 10। यानी अगर इसको अगर 15 बढ़ाएंगे, अगर आपका टैक्स 15 पहले से ज्यादा देना पड़ेगा तो जो नेट इनकम होगी वो 15 कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसी पॉइंट को अगर ध्यान में रखें, अगर यही पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हो सकती, और यही पॉइंट है जो आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जैसे आप यहां देखिए, अब ध्यान यह भी रखना है कि जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जैसे बोला जाए टैक्स कितना हुआ, तो आप कहेंगे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स किस पर कैलकुलेट किया जाता है, वो टोटल इनकम पर। इनकम का मतलब हुआ टैक्स जो कैलकुलेट किया जाएगा वो किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम पर, और इनकम पर कितने परसेंट है वही रेट ऑफ टैक्स परसेंटेज का रेट आ जाएगा। रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, टैक्स अपॉन इनकम, टैक्स लगा कितना, ठीक है टैक्स लगा। जैसे यहां पर बताइए कि अगर बोला जाए कि रेट ऑफ टैक्स कितना था पहले वाले कंडीशन में, तो पहली वाली कंडीशन में अगर आपको टैक्स का रेट निकालना है तो टैक्स कितना आपने पे किया, 40, और किस पर पे किया है, टोटल इनकम पर, यानी 100 पे, कितने परसेंट है, × 100, यानी आपका कितना आ गया 40%। जैसे अगर बोला जाए दूसरे वाले केस में कितना टैक्स का रेट था, तो टैक्स का रेट क्या होगा, तो आप बताएंगे टैक्स कितना पे किया, 50, कितने पर, टोटल इनकम 100 पे, कितने परसेंट, × 100 = 50%, यानी टैक्स का रेट कितना था, 50%। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर आपसे बोला जाए कि बताइए पहले के कंपेयर में कितना परसेंट आपका टैक्स कितना परसेंट बढ़ गया, तो देखिए टैक्स कितना परसेंट बढ़ा, तो टैक्स तो 10 बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, 40 से,
इंटू 100, यानी आपका जो टैक्स था वो पहले से कितना ज्यादा पे कर रहे हैं, पहले से 25% ज्यादा पे कर रहे हैं। जो टैक्स था वो कितना ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं पहले के कंपेयर में, तो 10 इंक्रीज हुआ है, 10 ज्यादा कंपेयर में, पहले के कंपेयर में 10 ज्यादा आप टैक्स पे कर रहे हैं। किस पर? पहले के कंपेयर में, यानी 40 पे, तो 25%। और अगर यही बात की जाए कि बताइए जो नेट इनकम था, नेट इनकम कितना परसेंट कम हुआ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 25% अगर आपका टैक्स पहले से ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो 25% परसेंटेज की वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर जो इंक्रीज होगा वो इसका बेस 40 होगा और यहां पर जो डिक्रीज होगा इसका बेस 60 होगा, तो बेस वैल्यू अलग अलग होगी जिस पर वो परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। अमाउंट बराबर होगा दोनों केस में जो कंडीशन में दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप कहेंगे कि 10 आपका क्या कम हुआ, नेट इनकम 10 कम हुआ, कितने पर? 60 पर। कितने परसेंट है? इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 1/6 इंटू 100 इजिकल टू 16.67 या 16/2/3%। तो अगर हम यहां पर बोले उसी फॉर्मेट में तो हम कहेंगे कि जब टैक्स जो हुआ 25% बढ़ा तो नेट इनकम 16/2/3% घट गया, तो रेट ऑफ टैक्स क्या था? तो ये आपका जो भी आपका सामने है वो दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया है, जो कि क्वेश्चन में इतना बड़ा यूज नहीं है, लेकिन आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि नेट इनकम प्लस टैक्स इजिकल टू इनकम। तो अगर आप कहते हैं कि टैक्स 25% बढ़ जाए, पहले के कंपेयर में 25% टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो नेट इनकम क्या 25% ही कम होगा? नहीं, अमाउंट बराबर, जितना अमाउंट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, जैसे यहां 10 रुपए अधिक पे करना पड़ रहा है तो यहां पर 10 रुपए कम आपका, मतलब 10 रुपए अगर आपका टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो 10 रुपए आपकी जो नेट इनकम है ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर टैक्स ज्यादा देंगे 10 रुपए तो नेट इनकम भी 10 रुपए आपकी कम होगी। यहां पर कम की बात करें, क्योंकि टैक्स 10 रुपए ज्यादा देंगे तो नेट इनकम 10 रुपए कम होगी। टैक्स 15 रुपए ज्यादा देंगे तो नेट इनकम 15 रुपए कम होगी। टैक्स 30 रुपए ज्यादा देंगे तो नेट इनकम 30 रुपए कम होगी। लेकिन परसेंटेज की बात की जाए कि टैक्स अगर 25%, अगर आपका टैक्स 25% ज्यादा देना पड़ेगा तो क्या, अगर इनकम सेम है तो 25% टैक्स अगर ज्यादा देना पड़ेगा तो क्या 25% ही नेट इनकम कम होगा? नहीं, इनकम का अमाउंट बराबर होगा, जितना ये ज्यादा देना पड़ेगा नेट इनकम उतना कम होगा, लेकिन परसेंटेज में वो नहीं सेम रहेगा, क्योंकि जो अमाउंट यहां इंक्रीज हो रहा है उसका बेस वैल्यू टैक्स जितना था और जो यहां पर नेट इनकम डिक्रीज हो रहा है उसका वैल्यू जो नेट इनकम था वो था, और वो अलग अलग चीजें हैं, वो सेम नहीं है। तो इसलिए वो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है बराबर हो जाए, 50-50 हो तो 10 बढ़ा 10 कम हुआ, दोनों 50 पर हो। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करने के दो तरीके, दोनों में से जो बेहतर हो वही तरीका, अदरवाइज डायरेक्ट मैं बता दूंगा। जो डायरेक्ट तरीका अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो आपको समझ में आया होगा कि नेट परसेंटेज जो आपका है वो ऊपर, दोनों का सम नीचे और इंटू 100 करना है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से करने की बात कर रहे हैं कि मैंने आपसे बोला कि टैक्स जितना अधिक देना पड़ेगा नेट इनकम उतना ही कम होगा। तो मैंने कहा कि इनकम कितनी थी, तो इनकम हमने मान लिया कि इनकम थी x रुपए। अगर इनकम x थी, अगर सिंपल लॉजिक है, अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इनकम x थी, या फिर इसको अगर अलग तरीके से करें, हम कुछ और करते हैं, चलिए अगर XYZ नहीं लिखना चाहते तो मैं कहूंगा कि टैक्स तो कुछ रहा होगा, टैक्स कुछ रहा होगा। जब भी अगर आपकी इनकम होगी तो उसमें से कुछ टैक्स जाएगा, उस टैक्स को हटाने के बाद आपकी बचेगी वो नेट इनकम। तो मैंने कहा टैक्स कुछ रहा होगा, और टैक्स कितना बढ़ा, तो बोला गया कि टैक्स जो था वो 19% बढ़ गया। इनकम पर जो टैक्स लग रहा था वो 19% बढ़ गया, टैक्स 19% बढ़ गया। तो जो टैक्स है उसका 19% निकालेंगे, टैक्स जो था उसका 19% निकालेंगे, जितना आएगा अमाउंट ये वो आपका टैक्स इंक्रीज हुआ। नेट इनकम, तो नेट इनकम जो थी वो कितना, नेट इनकम के बारे में बोला गया कि नेट इनकम 1% डिक्रीज हो गई। तो नेट इनकम कितना डिक्रीज हुई, तो हमने कहा कि जो भी नेट इनकम रही होगी उसका 1%, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोला गया कि टैक्स कितना बढ़ा, 19%, तो जो भी टैक्स था उसका 19% निकालेंगे, 19/100, तो वो आपका जो रिजल्ट आएगा वो टैक्स का अमाउंट होगा जो कि आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। और नेट इनकम 1% घटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी जो भी नेट इनकम थी उसका 1% निकालेंगे तो वो अमाउंट आपका जो वो नेट इनकम होगा पहले के कंपेयर में उतना अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये अमाउंट आएगा 1% कैलकुलेट करने के बाद कि नेट इनकम कितना कम हुआ, और ये अमाउंट आएगा कैलकुलेट करने के बाद कि टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ा। और ये हमें पता है कि इस केस में जब इनकम आपकी सेम है तो टैक्स जितना ज्यादा देंगे नेट इनकम उतना ही कम होगा, मतलब ये
दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि टैक्स का रेशियो नेट इनकम से कितना आएगा। तो टैक्स का रेशियो नेट इनकम से जो निकल के यहां पर आ रहा है, अगर परसेंटेज का साइन हटाए तो इधर भी 100, इधर भी नीचे 100, वो कैंसिल हो जाता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज अपना कैंसिल हो जाएगा साइन, इधर 1 हुआ और ये 19 गया उधर। यानी अगर आप देखें यहां पर तो टैक्स जो आप देख सकते हैं कि टैक्स अगर 1 रुपए है तो नेट इनकम कितना होगी, 19 रुपए। तो टोटल इनकम कितनी रही होगी, अगर टैक्स 1 है नेट इनकम 19 है, तो यहां से जो रिजल्ट आता है कि इनकम कितनी रही होगी, तो इनकम बराबर आप लिख सकते हैं 19, इनकम बराबर नेट इनकम प्लस टैक्स, मतलब 19 प्लस 1 20। और आपसे बोला जा रहा है कि टैक्स का रेट, तो मैंने आपको अभी बताया था कि टैक्स का रेट अगर आपको निकालना है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे टैक्स कितना पे करना पड़ा, 1, किस पर, तो इनकम पर, ना कि नेट इनकम पर, इनकम पर यानी 20 पर कितने परसेंट है, इंटू 100, तो आंसर आ गया कितना, 5%। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट इसका यही समझना इंपॉर्टेंट है कि टैक्स का जो अमाउंट होगा, टैक्स जितना अधिक पे करोगे नेट इनकम उतना ही कम होगा, अमाउंट में बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका अगर आप यहां पर ध्यान से समझें, दूसरा तरीका है अगर आप इसको देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने कहा कि मेरी इनकम कितनी थी, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो मैंने कहा कि जो इनकम टोटल थी वो 100 थी, जो इनकम टोटल थी वो कितना मैंने माना, 100। हमने कहा कि टोटल इनकम 100 थी। अगर इसी तरीके का मतलब जो एक क्वेश्चन किया इसी को करने का बदलने तरीका तो क्या होगा, तो दूसरा तरीका यह है कि मैंने कहा इनकम मेरी कितनी थी, 100 थी, उसमें टैक्स पे किया तो इसमें से टैक्स जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में आएगा कि अगर इसमें से टैक्स जाएगा तो टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, नेट इनकम। तो टैक्स गया इसमें से, अगर मैंने कहा कि इनकम टोटल 100 थी, टैक्स गया, टैक्स का रेट क्या था तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा कि R% टैक्स का रेट था। तो अगर टैक्स का रेट R% था, अब देखिए ध्यान से समझिए इस पॉइंट को कि अगर आपका R% टैक्स था तो टैक्स कितना हुआ आप कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, तो आपको पता है कि अगर 100 किसी वैल्यू को अगर 100 मानते हैं और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, अगर 5% तो 5 आएगा, 7% तो 7 आएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि अगर 100 का R% R कैसे आएगा, तो कैलकुलेट कर सकता है 100 इसका R% निकाले तो 100 इंटू R/100, जो कि कितना रिजल्ट आ रहा है, R। यानी अगर इनकम 100 मानते हैं और रेट R% मानते हैं तो टैक्स कितना आ गया, अगर इसका R% कैलकुलेट करें तो R आ गया। तो आप कहेंगे कि नेट इनकम कितना होगा तब, तो नेट इनकम आपको पता है कि नेट इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्स, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं इनकम माइनस टैक्स मतलब 100 माइनस R। अच्छा, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपके पास कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको सोचना एक पॉइंट वो कंफर्म है, कौन सा पॉइंट, कि टैक्स जितना ज्यादा देना पड़ेगा नेट इनकम उतना ही कम होगा। यानी टैक्स आपका R है और टैक्स कितना अधिक देना पड़ रहा है, 19%, तो R का 19% निकालेंगे, यानी R का 19% निकालने पर जो अमाउंट आएगा उतना टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और नेट इनकम 100 माइनस R है और वो कितना कम हुई है, तो 1%, तो 100 माइनस R नेट इनकम का 1% निकालेंगे तो जो अमाउंट आएगा उतना नेट इनकम कम होगा। और हमें पता है कि ये बराबर होगा, क्योंकि जितना टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा नेट इनकम उतना ही कम होगा। यहां से अगर आप देखो, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर क्या बनेगा, तो आप इसको कैलकुलेट करें तो 1% मतलब ये आ जाएगा 100% और माइनस R%। अगर R% इधर माइनस इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 20% ऑफ R इज इक्वल टू 100%, यानी R इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 से डिवाइड किया तो 5। तो आप यहां से आप बता पाएंगे कि जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है, अगर R की वैल्यू 5 आ रही है तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो कितना है, 5%। ये आपका आंसर हो गया। तो ये दोनों तरीके हैं जो आपको बेहतर लगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 2 तरीके हैं, एक तो तरीका मैं बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, रट्टा मारना है तो रट्टा मारने की व्यवस्था है, लेकिन रीजन आपको पता होना चाहिए कि नेट परसेंटेज जो है ना वो ऊपर लिखो और जो टैक्स वाला परसेंटेज और नेट परसेंटेज है दोनों को सम करके नीचे लिखो, इंटू 100 का तो आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देख सकते हैं आप यहां पर कि अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप देखें ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ रहा हूं, आप देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 22% एंड द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3%, व्हाट इज द रेट ऑफ द इनकम टैक्स।
अच्छा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना होता, ये क्वेश्चन वही है, हिंदी में भी वही है कि टैक्स अगर बोला जाए कि इनकम टैक्स 22% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय 3% घट जाती है, तो बताइए रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है। तो मैंने कहा अगर इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आपको करना क्या है कि सीधा सीधा रट्टा मार के क्वेश्चन को तुरंत, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो नेट इनकम का जो परसेंटेज है 3 वो ऊपर लिखा, और जो नेट इनकम का परसेंटेज है और जो टैक्स वाला परसेंटेज है उन दोनों को जोड़ दिया, यानी 22 + 3 और इंटू 100 किया और आपका आंसर आ गया 12%। लेकिन क्यों किया आपने ये पता होना चाहिए, और ये इसलिए पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी चेंज हो गया, कुछ क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया तो वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, न कि सिर्फ रट्टा मार लेना। तो ये पॉइंट है, डायरेक्टली आंसर तो आ ही गया, लेकिन आपको करना क्या है वो मैं पूरा लिख लिख करके एक एक स्टेप बताऊंगा, ये दोनों तरीके बताऊंगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए पॉइंट ये कि इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है 22%। अगर इनकम टैक्स 22% इंक्रीज हुआ मतलब जो भी टैक्स था उसका 22% निकालेंगे तो वो पार्ट आएगा, वो टैक्स आएगा जितना आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ रहा है पहले के कंपेयर में, तो टैक्स का 22% निकाला और 22% निकालेंगे टैक्स का, तो हमें यह पता चल जाएगा पहले से कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। और नेट इनकम 3% कम हुआ है, नेट इनकम अगर 3% कम हुआ है, यानी अगर आप देखें कि तो नेट इनकम जो भी रहेगा, नेट इनकम जो भी होगा उसका 3% निकालेंगे, 3% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पहले जो मेरी शुद्ध आय थी, हमारी शुद्ध आय थी, वो पहले के कंपेयर में कितना कम हो गई। तो यहां पर ये आपने निकाला कि टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ेगा, और ये आपने निकाला कि नेट इनकम कितना कम होगी, और हमें पता है टैक्स जितना देना ज्यादा पड़ेगा उतना ही नेट इनकम कम होगी, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, टैक्स अपॉन नेट इनकम, टैक्स अपॉन नेट इनकम, इसका रेशियो जो आएगा, रिजल्ट आएगा 3 अपॉन, ये इधर जाएगा 22, परसेंटेज का साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर ये आपका आ गया 3/22 तो बताइए कि इनकम कितनी रही होगी उसकी। तो इनकम हमें पता है कि वो होती है नेट इनकम प्लस टैक्स, यानी 22 + 3, तो इनकम उसकी कितनी रही होगी, तो आप यहां से निकाल पाएंगे 22 + 3 25, यानी टैक्स का रेट कितना रहा होगा, तो रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू, टैक्स का रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, तो मैंने आपको बताया था टैक्स कितना लगा 3, और किस पर लगता है टैक्स, इनकम पर, यानी 25 पर, इंटू 100 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 25 से 4 × 3 = 12%। तो जो रेट ऑफ टैक्स आ गया वो आ गया 12%। अच्छा, अगर इसी को उस तरीके से करें, जैसे मैंने कहा कि इनकम 100 है, अगर इनकम 100 है तो टैक्स कुछ तो दिया होगा, तो हमने कहा कि टैक्स का रेट कितना था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया, तो मैंने बोला कि टैक्स का रेट R% था, तो 100 का R% R आएगा, तो नेट इनकम होगी 100 - R। और मैंने आपको बताया कि जितना टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा नेट इनकम उतना ही कम होगी। मतलब अगर आप यहां देखें कि R जो था टैक्स, उस पर कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इसका 22% निकालेंगे तो वो अमाउंट आएगा टैक्स का जो कि ज्यादा देना पड़ रहा है। और नेट इनकम कितना कम हुई है, तो नेट इनकम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3% कम हुई है, तो नेट इनकम का 30% निकालेंगे तो वो नेट इनकम आएगी जितना अमाउंट के रूप में कम हुई है। तो जितना टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा नेट इनकम उतना ही कम होगी, मतलब ये दोनों इक्वल आएगा। क्यों मैं इक्वल कर रहा हूं वो आपको शुरू से बता रहा हूं, समझ में आ चुका है आपको। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 100 × 3 300, और माइनस 300% माइनस 3 × R, यानी 3R%, ये आपका आ गया। तो अगर आप यहां से और आगे बढ़े तो आपका R की वैल्यू 3%, अगर देखें 3% ऑफ R ये आ गया, तो 3% ऑफ R, यहां 22% ऑफ R इधर आएगा तो आ जाएगा 25% ऑफ R इजिकल टू, इधर कितना आएगा 300%, यानी R इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो 25 से डिवाइड करिए 12 आ गया R की वैल्यू, मतलब हम कह सकते हैं कि 12% आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि अगर एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन अगर आपको पता चल चुका है तो इसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन देखें और समझे। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है if the income tax is increased by 35% and the net income is reduced by 5%, what is the rate of income tax? फिर से वही क्वेश्चन है कि अगर इनकम टैक्स 35% बढ़ जाता है, अगर इनकम टैक्स 35% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय 5% कम हो जाती है। बताइए
इनकम टैक्स का दर क्या था, रेट क्या था। तो इनकम टैक्स का रेट क्या था, अगर आपसे बोला जा रहा है जो तरीका बेहतर लगे वही तरीका आप अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली निकालना हो तो मैंने कहा कि नेट इनकम में कितना परसेंट चेंज हो रहा है 5, और अपान आपका टैक्स वाला परसेंटेज और नेट इनकम वाला परसेंटेज जोड़ देंगे तो 35 प्लस 35 प्लस 5 इंटू कर देना 100, यानी 5 से 8 टाइम 12.5% आंसर हो गया। लेकिन क्यों आपने ये किया ये आपको पता होना चाहिए। जब पता चल जाएगा तब आप इस तरह से करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ रट्टा मार लें तो वो आपके लिए दिक्कत है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि टैक्स जितना अधिक देना पड़ेगा नेट इनकम उतना ही कम होगा। टैक्स इस क्वेश्चन में कितना अधिक देना पड़ रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 35% टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। टैक्स 35% बढ़ जाता है तो नेट इनकम कितना कम होता है 5%। तो हमने 5% नेट इनकम का निकाला और यहां पर टैक्स 35% बढ़ गया तो 35% निकाला। तो जो 35% टैक्स का निकाला है तो ये हमारा रिजल्ट आएगा कि पहले से कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो भी टैक्स था उसका 35%, और ये जो आपने निकाला है कि पहले से कितना नेट इनकम कम हुआ, तो जो भी नेट इनकम आपका था उसका 5% कम हुआ है। तो ये अमाउंट आएगा कि नेट इनकम कितना कम हुआ, ये अमाउंट आएगा कि टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, और आपको पता है ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा टैक्स का किसके साथ, नेट इनकम के साथ जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो आप यहां से कह पाएंगे कि ये 5 ऊपर नीचे 35, यानी इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और आसान लगेगा 1/8। अब अगर ये 1/8 आएगा तो अब आपसे बोला जाए कि बताइए इनकम कितनी रही होगी, सॉरी ये 1/8 नहीं आएगा 1/7 आएगा। तो उसकी इनकम कितनी रही होगी, इनकम उसकी रही होगी कितनी, तो आप कह पाएंगे कि इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स, यानी नेट इनकम प्लस टैक्स इज इक्वल टू 8। और रेट ऑफ टैक्स निकालने का सिंपल तरीका है कि टैक्स अपॉन टोटल इनकम इंटू 100। तो टैक्स 1 अपॉन टोटल इनकम 7 प्लस 1 8 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 12.5%। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया एक तरीका। ये दूसरा तरीका जो हम लोग अभी तक पढ़े थे कि टोटल इनकम 100 है, रेट ऑफ टैक्स क्या है R%, तो R% इसका कितना आएगा R, तो नेट इनकम कितना होगी 100 माइनस R, ये आपका हो गया। और उसके बाद बोला गया कि टैक्स जो था वो पहले से कितना ज्यादा देना पड़ रहा है 22 नहीं 35%। तो ये 35% जो भी टैक्स था उसका 35% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा टैक्स पहले से कितना ज्यादा देना पड़ रहा है। और नेट इनकम कितना कम हुआ तो बोला गया 5%, तो जो भी नेट इनकम थी उसका 5% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा कि कितना नेट इनकम जो थी वो कितना अमाउंट में कितना कम हुई। तो ये अमाउंट है कि कितना नेट इनकम कम हुई, ये अमाउंट है कि कितना टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, और ये हमें पता है कि दोनों केस में बराबर होगा, जितना अधिक टैक्स देंगे नेट इनकम उतना ही कम होगा। तो आप यहां से कह पाएंगे अगर इसको कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे कि 500% आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा माइनस, अगर आप यहां देखें तो -5% ऑफ आर आ जाएगा। अब आगे देखें तो यहां 35% ऑफ आर है, ये 5% ऑफ आर है, इधर आएगा तो 40% ऑफ आर आ जाएगा, उधर कितना है 500%, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो कैंसिल, अगर 4 से डिवाइड करें तो 12.5, यानी 12.5 अगर आर की वैल्यू है तो आर परसेंट कितना होगा 12.5%। तो अब आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो निकालना होता है, मैंने कहा था डायरेक्टली अगर आपको समझ में आ जाता है तो पूरा टाइम देने की वजह आप देखिए नेट परसेंट मतलब नेट इनकम में जो चेंज होगा वो परसेंटेज ऊपर, नेट इनकम में जो आपका चेंज होगा वो परसेंटेज ऊपर, यानी 5 ऊपर, और टोटल इनकम मतलब 35 प्लस 5 40 नीचे, और डायरेक्टली आपका आंसर आता है। ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं लेकिन समझने के बाद अगर आप समझ जाते हैं तो फिर जरूरत नहीं है सब लिखें, आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं देख के क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2 और क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 2 क्वेश्चन और करेंगे, और इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन पहला जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस अलग टाइप के पैटर्न पर क्वेश्चन है, इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स as there are the number of seats in each wagon and not more than one passenger can have the same berth. If the middlemost compartment carrying 25 passengers is filled with 62.5% of its capacity, then find the maximum number of passengers in the train that can be accommodated if it has minimum 25% seats always vacant. अच्छा, ये क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की एक डब्बे में सीटों की संख्या, मतलब ट्रेन में अगर
25 डब्बे हैं तो एक डब्बे में बैठने के लिए जो सीटों की संख्या होगी 25 होगी। अगर ट्रेन में टोटल 10 डब्बे हैं तो एक डब्बे में जो सीटों की संख्या होगी बैठने के लिए वो 10 होगी। ये आपका बोला गया है कि किसी ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी कि एक डब्बे में सीटों की संख्या, और एक सीट पर एक ही आदमी बैठ सकता है, एक से ज्यादा नहीं बैठ सकता। उस ट्रेन के एक डब्बे में 20 लोग बैठे हैं और हमें यह पता है कि वो अपनी कैपेसिटी के 62.5% भरी हुई है। यानी उस जो डब्बा है उसमें 20 लोग हैं और जो टोटल कैपेसिटी है वो 20 लोग जो बैठे हैं, जो 20 सीट कवर है, वो टोटल जो डब्बे में सीटों की संख्या है वो उसके 62.5% के बराबर है। तो यदि कम से कम 25% सीट हमेशा खाली रहती है तो बताइए उस ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या कितनी होगी। अगर उस ट्रेन में मतलब बोला गया कि उस ट्रेन में जो डब्बे हैं, डब्बे में जितनी सीटें हैं उसके 25% सीट जो होती है, यानी या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल सीट है उसमें 25% सीट, कम से कम 25% सीट हमेशा खाली रहती है। तो बताइए कि उस ट्रेन में कुल कितने बदला गया है। देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर इन द ट्रेन दैट कैन बी। तो उस ट्रेन में अधिकतम कितने यात्री हो सकते हैं, तो कितने यात्री हो सकते हैं, लेकिन 25%, कम से कम 25% सीट हमेशा खाली रहती है। तो अधिकतम कितने यात्री बैठते होंगे जब भी अधिकतम बैठे होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ध्यान समझे, लास्ट वाला सेंटेंस में अगर कोई डाउट होगा तो वो क्वेश्चन की बात समझ में आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में और ऐसी वैल्यू जो परसेंटेज की दी गई है, अगर आप रिलेट कर पाते हैं किससे, परसेंटेज टेबल से, तो आप समझ पाएंगे कि 62.5% कितना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 62.5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये होती है 5/8। 62.5% 5/8 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको लिखने का तरीका, जैसे अगर 62.5% को लिखें तो ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा 62 1/2%। फिलहाल मैं अगर, क्योंकि इसी फॉर्मेट में यहां पर लिखा हुआ है तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 62.5। अगर किसी को कंफ्यूजन हो, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, तो ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 100 और आपका पॉइंट हटाए इसलिए 0। और अगर इसको डिवाइड करें तो मुझे पता है 125 से 5 बार जाता है और 125 से 8 बार जाता है, 5/8। अदरवाइज पहले 5 से फिर 5 से फिर 5 से डिवाइड करके निकालिए, 5/8 आता है। यानी 62.5% कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं आप कि 62.5% का मतलब यहां पर कैलकुलेट करने पर निकल के आता फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। आइए क्वेश्चन पे। उस ट्रेन में उतने ही डब्बे जितने की डब्बों, प्रत्येक डब्बे में सीटों की संख्या, वो बात की कहानी है। बोला गया कि एक डब्बा ऐसा है जिसमें 62.5% सीट भरी हुई है। मतलब जो भी कैपेसिटी होगी, मान लेते हैं कि एक डब्बे में जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब डब्बे में जो सीटों की संख्या है, कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ सीट्स इन वन कंपार्टमेंट। नंबर ऑफ सीट्स इन वन कंपार्टमेंट मतलब हम बात करें एक डब्बे में, एक कंपार्टमेंट में सीटों की संख्या। तो जो भी कैपेसिटी होगी एक डब्बे की, उसका 5/8 भाग भरा हुआ है, 62.5% भरा हुआ है, जो कि होता है 5/8। यानी जो भी कैपेसिटी होती है अगर उसका 5/8 भाग भरा हुआ है तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिया कितना गया है, 20। बोला गया है कि एक डब्बे में 20 लोग बैठे हुए हैं और वो अपनी टोटल कैपेसिटी का 5/8 भाग है। तो बोला गया कि जो भी कैपेसिटी होगी, टोटल उस डब्बे में सीटों की संख्या होगी, उसका 5/8 भाग जो लोग हैं वो उन सीटों पर बैठे हुए हैं। और कितने सीटों पर बैठे हुए हैं, 20 लोग हैं तो 20 सीटों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आपको बताया गया है कि एक सीट पर एक ही आदमी बैठा है, एक से ज्यादा ना एक से कम अगर बैठा है तो अब आपका कंडीशन आ गया कि कैपेसिटी का 5/8 भाग फुल है, और फुल कितना है यानी 20 लोग हैं। तो हम कह देंगे कि ट्रेन के एक डब्बे में जो सीटों की संख्या है, कैपेसिटी है, वो कितनी होगी। तो हम यहां से कैलकुलेट करें 1 एंड ये 4 यानी 32 यानी 32% 32 पैसेंजर्स हैं जो कि बैठे हुए हैं किसमें, एक डब्बे में। अगर बैठने की बात करें तो एक डब्बे में 20 बैठे थे, जो कि उस डब्बे में जो टोटल सीटों की संख्या कैपेसिटी थी उसका 5/8 था। यानी टोटल डब्बों की एक डब्बे में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी एक डब्बे में सीटों की संख्या होगी 32। एक डब्बे में 32 सीटें हैं, हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि एक डिब्बे में जो बैठने की जो सीटों की कैपेसिटी है वो 32 पैसेंजर के बैठने की सीटें हैं, यानी 32 सीटें हैं। अगर ये बोला गया है
पहला सेंटेंस, इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। तो एक वैगन में, एक डब्बे में 32 पैसेंजर हैं, तो आप कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैगन कितने होंगे, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ वैगन यानी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, तो ये कितना होगा, डब्बों की संख्या कितनी होगी, तो वो भी इसके बराबर है, तो आप कह पाएंगे 32, क्योंकि बोला गया है कि उतने ही लोग हैं, एक मतलब बोला गया है कि एक डब्बे में सीटों की जितनी संख्या है उतने ही डब्बे हैं, या डब्बों की संख्या जितनी है एक डब्बे में उतनी सीटें हैं। तो डब्बों की में, एक डब्बे में सीटों की संख्या 32 है, तो डब्बों की संख्या 32 होगी। यानी टोटल कितने लोग हुए, टोटल पैसेंजर्स अगर देखेंगे टोटल सीट कितनी होगी, टोटल सीट्स कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि टोटल सीट हो जाएंगी, एक डब्बे में 32 लोग और 32 डब्बे हैं, तो कुल सीटों की संख्या कितनी होगी, 32 गुणे 32, तो टोटल सीट होगी 32 गुणे 32। ये कैलकुलेट करने पर कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपको बताना है कि मैक्सिमम उस ट्रेन में कितने लोग हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम उस ट्रेन में अगर सारी सीटें फुल हो जाए, सारी सीटें फुल हो जाए, तो टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी, 32 इंटू 32। लेकिन आपसे यह बोला गया है सारी सीटें फुल हो जाए तब इतने लोग बैठ पाएंगे। सारी सीटें इतनी है टोटल और इन सारे सीटों पर सारे लोग बैठे, कोई भी सीट वैकेंट ना हो, कोई भी सीट खाली ना हो, तो टोटल कितने लोग बैठे होंगे उस ट्रेन में, कितने पैसेंजर्स होंगे, तो वो हो गए 32 इंटू 32। लेकिन आपसे यहां क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको उसमें मैक्सिमम कितने पैसेंजर्स बैठे होंगे उस ट्रेन में, लेकिन कंडीशन ये दी गई है कि उसमें कम से कम 25% सीट खाली होगी। यानी जो सीट खाली होगी 25% वैकेंट है, तो वैकेंट अगर 25% है तो आप बताइए अगर 25% है तो फुल कितना है, तो फुल है 75%। अगर खाली है 25% तो फुल कितना है, 75%। और जो खाली होने की संख्या है ना, जो वैकेंट है वो हमेशा ज्यादा होगी, कम से कम वैकेंट 25% या 25% से ज्यादा 25% या 25% से ज्यादा वो खाली रहती है। तो अगर 25% से जब ये ज्यादा होगा, अगर ये जब से ज्यादा बढ़ेगा, अगर ये ज्यादा होगा 25% से, तो ये क्या होगा, 25% से कम होगा। तो हमें पता है कि अधिकतम कब होगा, जब मिनिमम 25% सीट खाली है। जितना कम से कम सीट खाली रहेगी अधिक से अधिक भरा रहेगा, और सीटों की संख्या मिनिमम 25% खाली होंगी। अगर 25% से ज्यादा खाली होगी तो इसका मतलब पैसेंजर्स की संख्या और कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं, 25%। यानी इस वैल्यू का अगर हम निकालें, किस वैल्यू का, तो बताइए कुल कितने पैसेंजर्स बैठे होंगे उसमें, अगर मिनिमम 25% खाली हैं, तो 32 इंटू 32 ये टोटल सीट्स हैं, और उसके 25% खाली हैं, यानी फुल कितना है, 75%। और 75% को हम लिख सकते हैं 3/4, ये आपको पता है 75% को 3/4 लिखा जाता है, 75/100 लिख करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ गया 4 से डिवाइड किया 8, यानी आपका आ गया 32 इंटू 24, और अगर ये मल्टीप्लाई करें तो 24 2 जा 48, 4 कैरी ओवर, 24 3 जा 72 प्लस 4 76, यानी 768 सीट्स तो जो होगी वो यहां पर पैसेंजर 768 पैसेंजर की बात करेंगे। यानी टोटल सीट तो आपका 32 गुणे 32 था, लेकिन बोला गया है कि टोटल सीट जो है उन सारे सीटों पर पैसेंजर्स नहीं बैठे हैं, मिनिमम 25% सीटें हैं जिस पर वो आदमी बैठे हुए, पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो मिनिमम 25 है, यानी 25 से कम सीट नहीं खाली होंगी, 25% से कम सीट नहीं खाली होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि 24% सीट खाली है, क्योंकि ये आपको बोला गया है मिनिमम कितना जो है सीट खाली रहती है 25%। मेन पॉइंट ये है, यानी सीट 25% या 25% से ज्यादा खाली होंगी। तो जब आपकी बात की जाए कि मैक्सिमम पैसेंजर्स चाहिए तो मिनिमम आपकी सीट खाली होनी चाहिए, और 25% से ज्यादा 26% होगी तो यहां पर कम होने लगेंगे पैसेंजर्स की संख्या। इसलिए मैक्सिमम पैसेंजर्स की संख्या कब होगी, जब मिनिमम सीट खाली हो, और मिनिमम सीट कितनी खाली है 25%, तो मैक्सिमम सीट कितनी फुल है 75%, मतलब 3/4। तो जो भी टोटल सीट थी उसका 3/4 निकाला, यही आपका नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे मैक्सिमम अगर मिनिमम 25% सीट खाली रहती है तो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर करेंगे और इसी तरीके का क्वेश्चन है वो भी। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना आता है। अगर आप ट्राई कर रहे होंगे तो आंसर पहले निकाल पाएंगे मुझसे, लेकिन क्वेश्चन क्या है, in a train there are as many wagons as there are in the number of seats in each wagon, and not more one passenger can have the same worth if the middlemost compartment carrying 25 passengers is filled with 71.428% of its capacity. Then find the maximum number of passengers in the train that can be accommodated
इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। तो क्वेश्चन उसी तरीके का कुछ है, अगर आप ध्यान से समझें तो ये भी क्वेश्चन तो उसी तरीके का है कि किसी ट्रेन में एड मेनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन दी ईच वैगन। तो बोला गया कि किसी ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितना कि एक डब्बे में सीटों की संख्या है और किसी भी सीट पर एक से ज्यादा आदमी नहीं बैठ सकता। ये कंडीशन है, एक से ज्यादा आदमी न बैठ सकता न बैठा है। बोला गया है कि अगर उस ट्रेन के किसी एक डब्बे में 25 लोग बैठे हैं और हमें यह भी पता है कि वो डब्बा अपनी टोटल कैपेसिटी के 71.428% फुल है, तो बताइए उस ट्रेन में अधिकतम कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, जबकि ट्रेन में मिनिमम 20% सीट जो है वो हमेशा खाली रहती है। मतलब उस ट्रेन में अधिकतम आदमी को बैठाना कि अधिकतम कितने पैसेंजर्स होंगे, यात्री होंगे, जबकि उस ट्रेन में जो है 25% सीट नहीं 20% सीट हमेशा खाली रहती है। मिनिमम 20% सीट हमेशा खाली रहती है। तो अगर इस क्वेश्चन पर आए तो मेन पॉइंट तो आपको आता है कि जैसे ये पॉइंट दिखा परसेंटेज वाला, तो आपके दिमाग में जो होता है घूमने लगता है कि है कैसे, निकालेंगे कैसे, ये तो बड़ा बेकार सी वैल्यू आ गई। तो 71.428%, अगर आप देखें तो 71.428%, तो ये होता कितना है। तो अगर आप इसको देखें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी हो सकती है, कभी कभी आपको परसेंटेज टेबल से रिलेट करना पड़ता है जब क्वेश्चन ऐसी बेकार वैल्यू आती है ऐसे क्वेश्चन में, तो ये कंफर्म है ना कि कहीं ना कहीं वो परसेंटेज टेबल से रिलेट होगा। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे थोड़ा बहुत, अगर आपको आइडिया हो 14.28%, अगर हम 14 होल 2/7% की वैल्यू देखें तो ये होती है 1/7, ये होती है 1/7। अगर आप देखें तो इसका कितने गुना 14 इंटीजर वैल्यू का देखें कि इसका कितने गुना इसके पास पहुंचेगा, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखें तो इसका कितने गुना इसके पास पहुंचेगा, तो हम कहेंगे कि 5 गुना। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, लेकिन अधिकतर अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं इसका 5 गुना करता हूं तो इसका भी 5 गुना करूंगा, तो अगर इसका 5 टाइम्स किया तो कितना हुआ 5/7, और इसका 5 टाइम्स करेंगे तो 14 का 5 गुना हुआ कितना 70, और प्लस 2/7 का 5 गुना कितना हुआ 5 गुणे 2 10/7। अगर आप इसको देखें तो ये एक बार और डिवाइड हो रहा है, एक बार कंप्लीट 3/7 यानी 71, तो ये आपका आ जाएगा 71 3/7%। तो ये आपका जो क्वेश्चन में वैल्यू लिखी गई इस तरीके से, ये आपको एग्जैक्टली जब आपके एग्जाम में आएगा, तो मैंने तो इस तरीके से लिखा है, आपके एग्जाम में अधिकतर चांसेज होते हैं लिखा जाएगा 71 3/7%, ऐसा ही लिखा रहेगा। और ये वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है 5/7। अगर ये वैल्यू 5/7 होती, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कि नहीं डिवाइड करने पर, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपका पॉइंट के बाद चलता चला जाएगा, नहीं डिविजिबल है। तो अगर आप उस तरीके से निकालेंगे तो एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कुछ रिलेट करने आना चाहिए जो टेबल आपका है। तो अगर हम यहां से देखें तो हमें पता चल गया कि अगर हम निकालना हो हमें 71.428%, तो हमें ये थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट से रिलेट करने आना चाहिए। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो बड़ा आसान है, नीचे 7 है तो 7 वाला पार्ट देख लेंगे, और ऐसे मिलेगा तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग नहीं चलाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने दिमाग को चलाते रहिए, यूज करते रहिए, जितना अधिक चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बोला गया कि जो एक कंपार्टमेंट है, एक डब्बा है, वो अपनी टोटल कैपेसिटी का 5/7 भाग भरा है, यानी टोटल जितनी सीट होगी उस डब्बे में उसका 5/7 भाग निकालेंगे तो उतनी सीटों पर लोग बैठे हुए उतने पैसेंजर्स हो गए, जो कि कितना दिया गया 25 पैसेंजर्स के बराबर दिया गया है। यानी कैपेसिटी कितनी रही होगी, एक डब्बे में सीटों की संख्या कितनी रही होगी, तो आप यहां से निकाल पाएंगे 5 से डिवाइड किया 5 यानी 35। अगर 35 रही होगी एक डब्बे में सीटों की संख्या, तो नंबर ऑफ वैगन यानी डब्बों की संख्या कितनी रही होगी, तो ये भी आपको पता है कि जितने डब्बे हैं उतनी सीट है एक डब्बे में, या जितनी एक डब्बे में सीटों की संख्या है, नंबर ऑफ वैगन्स नंबर ऑफ डब्बे की संख्या भी उतनी है, यानी 35 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, तो आप कह पाएंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप यहां पर कह पाएंगे एक डब्बे में 35 लोग, कुल डब्बे 35, यानी टोटल सीटों की संख्या हो जाएगी 35 गुणे 35। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मिनिमम कितना जो वैकेंट रहती है, खाली कितनी सीटें रहती हैं, मिनिमम 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं, तो फुल कितनी रहती हैं, फुल 80% होगी। और अगर आपको बताया गया वैकेंट 20% या 20% से ज्यादा, आप बताइए कि 20% से कम तो नहीं है, नहीं खाली नहीं होगी ना, ये तो बोला गया कि मिनिमम 20% खाली रहती हैं, यानी 20% खाली होंगे या फिर 21% खाली होंगे या 22%, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 19% खाली है, क्योंकि बोला गया है
कम से कम 20% तो खाली ही रहती हैं। तो 20% खाली होंगी तो 80% फुल होगा, और अगर इससे ज्यादा खाली होंगी, क्योंकि ये कम से कम इतना है, तो ये 20% होगी या 20% से अधिक, तो अगर ये अधिक जाएंगे, जैसे ही अधिक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अधिक कब फुल होगा, जब मिनिमम खाली हो, मिनिमम खाली होगा, कम से कम खाली होगा तो अधिक से अधिक फुल होगा। यानी आपसे बोला गया है कि जब 20% मिनिमम 20% खाली रहती हैं तो अधिक से अधिक पैसेंजर्स कितने होंगे, 80%। 80% का मतलब 4/5। तो जो टोटल सीट है 35 गुणे 35, उसमें मिनिमम अगर 20% खाली है तो मैक्सिमम कितनी सीटें भरी होंगी, इसका 4/5। ये 5 से डिवाइड किया, अगर 5 से डिवाइड किया तो कितना गया, 5 से 7 बार। तो अगर आप यहां पर कैलकुलेट करें तो 35 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 140 और गुणे 7 यानी 980 आएगा, 28 7 दोनों ठीक है, 980 पैसेंजर्स। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया कि मैक्सिमम जो सीट होगी, मतलब मैक्सिमम पैसेंजर्स होंगे उस ट्रेन में जिसमें मिनिमम 20% सीट खाली रहती है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो मैक्सिमम पैसेंजर्स उस ट्रेन में कितने हो सकते हैं, 980। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।